derived from the local goddess Pampa Devi. नोट फिर हमने लिया था sources related to its rediscovery were archaeological research, mountains and inscriptions with other records. इस पर फिर हमने चर्चा की थी कि भाई इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें गेन हुई, उस इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या थे। तो हमारे पास सोर्सेज क्या थे? सोर्सेज बहुत थे। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलरेडी जो चीज पहले कभी डिस्कवर हो चुकी है, उसको अगर हमें दोबारा पढ़ना है तो इसका मीनिंग आता है दैट वी हैव टू रीडिस्कवर दैट थिंग। ऑलरेडी दैट थिंग इज डिस्कवर्ड, आफ्टर दैट वी नीड टू रीडिस्कवर दैट थिंग। So obviously rediscovering Vijayanagara as Hampi on the name of the local goddess Pampa Devi, the major evidences were archaeological surveys, archaeological research, mountains of those areas and inscriptions available as per those times. Next point पे आते हैं, the discovery of Hampi. Hampi के बारे में चर्चा करते हैं। First point, इनिशियल रिसर्च। अब हमने यही बात की थी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीडिस्कवरी ऑफ विजयनगरा एम्पायर एज हम्पी। तो हम्पी को हमने डिस्कवर कैसे किया? जो चीज 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर लगभग हम कह रहे हैं कि उजड़ चुकी थी, नियर बाय उसके 50-70 साल आने वाले टाइम के 70 साल के अंदर अंदर वो बर्बाद हो गई थी, उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं रही थी, यानी कि ओनली रूइंस वर लेफ्ट। तो आई थिंक द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि इतनी डिफिकल्ट चीज को हम रिसर्च में कैसे लेकर गए, और लेकर गए तो उसकी इनिशियल रिसोर्सेज क्या थी, लेकर गए तो उसकी इनिशियल इंडिंग्स क्या थी, ठीक है ना। लेकर गए तो हमने इनिशियल लेवल पे कहां से स्टार्ट किया? टू डिस्कवर विजयनगरा एम्पायर एज हम्पी। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट हम आते हैं इनिशियल रिसर्च पर। शुरुआती रिसर्च में क्या क्या हुआ? The ruins were brought to light by an engineer by profession and an antiquarian working as an employee in the East India Company in 1800. ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विडंबना, संस्कार हमारे, संस्कृति हमारी, कल्चर हमारा, सिटी भी हमारी, और सिटी के साथ साथ एम्पायर यानी कि साम्राज्य भी कभी किसी दौर में हमारा। और उस पर नजर किसकी डली? एक इंजीनियर की डली, जो प्रोफेशनली एक इंजीनियर था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वर्क कर रहा था। एंटीक्वेरियन मतलब लिविंग इन इंडिया एंड वर्किंग फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ही वाज अ ब्रिटिश टू। सन 1800 के अंदर उसकी नजर में पहली बार इस एम्पायर के कुछ रूइंस आए, बिकॉज आई थिंक ही वाज रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट इन विच आई थिंक ये चीजें नोटिस की जाती थी, स्टडी की जाती थी। तो आफ्टर विच उसकी नजर में रूइंस आए किसके? इस एम्पायर के, जिसको आज हम हम्पी कह रहे हैं। आफ्टर विच ही मोटिवेटेड हिमसेल्फ एज एन एंटीक्वेरियन टू स्टडी एंड टू मेक अ टीम टू प्रॉपरली रिसर्च ऑन दैट स्टडी। Second point, named as Colonel Colin Mackenzie, who prepared the first survey map of the related site. देखिए, मैं आपको रिलेटिवली अगर सही बताऊं, प्रयास, कोशिशें और एफर्ट्स इससे पहले भी हुए थे, बट आई थिंक उनके जो एफर्ट्स थे उसमें कमी दो चीजों की थी। एक तो वो एफर्ट्स कॉन्क्रीट नहीं थे, सेकंड वो एफर्ट्स फोकस नहीं थे। इसीलिए बहुत सारी चीजों पर शुरुआत होती तो थी, बट आई थिंक इनिशियली वो चीज होकर शुरू होकर रुक जाती थी। बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मामला था, बिकॉज आई थिंक द रिसर्च रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर टू रीडिस्कवर इट एज हम्पी, जो इनिशियल सोर्स हाथ लगी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इनिशियली सोर्स में उन रूइंस को ही उन्होंने उठाया और रूइंस को पहले स्टडी किया, देन आफ्टर दैट दे डिक्लेयर्ड अ रिसर्च ऑन इट। अंडरस्टूड? एंड हु वाज द लीडर? हु वाज द लीडर ऑफ द रिसर्च रिलेटेड टू इट? ही वाज एन इंजीनियर, हम बात कर चुके हैं, ही वाज एन इंजीनियर एज अ प्रोफेशन, ठीक है, और एंटीक्वेरियन भी था वो। एंटीक्वेरियन मतलब एज अ वर्किंग एम्प्लॉय इन ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारत में, सन यानी कि ईयर 1800। नाम क्या था उस व्यक्ति का? कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। कॉलोनल मतलब कर्नल, यानी कि कर्नल की पोस्ट पे थे वो, ऑब्वियसली कर्नल कॉलिन मैकेंजी। उन्होंने पहली बार इस पूरी की पूरी रिसर्च पर पहला सर्वे मैप तैयार किया। यानी कि सिंपल आप कहोगे सर किसका? भाई सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूँ, जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेते हैं तो हम प्लॉट की नपाई करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं, उसकी विड्थ मेजर करते हैं, विड्थ के साथ उसकी लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ के साथ उसकी जो भी है रिलेटिवली लोकेशन का कोसाइन मेजर करते हैं कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, सब देखते हैं। वही चीज उन्होंने की। बट जिस साइट से रूइंस अवेलेबल हुए थे
उस साइट का एक प्रॉपर मैप तो जरूरी था। तो आई थिंक पहला जो मैप बनाया गया इस पूरे के पूरे एम्पायर को स्टडी करने के लिए, इसकी पूरी साइट का, दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट is early sources, memories of the priests of the Virupaksha temple and shrine of Pampa Devi. अब ध्यान से सुनिएगा भाई, कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं, सपोज मैंने माना कि मुझे आई थिंक डायनासोर पे एक स्टडी स्टार्ट करनी है, भाई ठीक है, मेरे सोचने से क्या होता है, आई वांट टू स्टार्ट माय रिसर्च ऑन डायनासोर, बट आई थिंक वेयर टू स्टार्ट, at least I need some references for it. Initial reference मुझे मिलेगा, then I can motivate myself to the further research, because initial reference तो चाहिए। तो ओके, रूइंस आपको मिले, दैट्स ओके, वो रूइंस है। रूइंस मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई उस जमाने की चीज जिसका अस्तित्व, जिसका एग्जिस्टेंस अब वैसा नहीं रहा है जैसा वैसे कभी था, वो उजड़ा हुआ अस्तित्व है उसका, उसको हम रूइन कहते हैं, जो खराब हो गया, उजड़ गया हो, बर्बाद हो गया, ठीक है। या आप कह सकते हैं लिविंग का डेड रूइन होता है। तो अब आप कहेंगे सर उन रूइंस के आधार पर ये तो हो सकता है कि यस, ही मोटिवेटेड हिमसेल्फ and he motivated a particular team to work on the research of that empire, जिससे आने। अब आप कहोगे सर उस पर पैसा खर्च क्यों करवाएगी ब्रिटिश एम्पायर? भाई इन रूइंस की स्टडी पर, इन रूइंस की स्टडी के रिसर्च पर ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर। उनको पता था कि इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, उनको मालूम था, इसलिए वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इतने कराते थे इंडिया के अंदर, जितने 200 साल में उन्होंने कराए ना, उसके 10% भी नहीं हुए पिछले 70 ईयर्स में हमारे देश में। तो दे वर क्लेवर, दे वर ऑफ अ डिगिंग मेंटालिटी। ऐसे ही पूरी दुनिया की सबसे अमीर, आप कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं बना के बैठे वो लोग। पूरी दुनिया को उन्होंने ऐसे ही नहीं लिया है। उन्हें पता था कहाँ चावल उगाने, उन्हें पता था कहाँ पर माइनिंग करनी, और उन्हें पता था कहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना। दे वर वेरी क्लेवर एंड दे वर कंप्लीटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए वो परमिशन ही उन चीजों की देते थे जिसमें आई थिंक दे वर वेरी वेल नोन दैट यस, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। तो ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट जब रिसर्च स्टार्ट हुई, तो कर्नल मैकेंजी जो थे, उनकी टीम ने शुरुआती सोर्सेज इकट्ठी करना स्टार्ट की कि भाई हम कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। तो भाई उन्हें पता चला कि लोकल लेवल पर दो मंदिर बड़े फेमस थे। एक तो विरूपक्षा टेम्पल, शायद नाम सुना हो आपने, एंड सेकंड वो श्राइन ऑफ पंपा देवी, यानी कि एक तो विरूपक्षा नाम का मंदिर वो आज भी है, दूसरा पंपा देवी जी की समाधि। ये दो रिलीजियस प्लेसेस बड़े फेमस थे। तो यहाँ के जो पुजारी थे, उन पुजारियों से शुरुआत की गई किस चीज की? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेगेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्पायर और अ सिटी नेम्ड जयनगर, हम्पी के नाम से दिमागी रूप से जानते हैं। चलिए ठीक है, हो गई। देन रिसर्च स्टार्टेड टू मूव अपॉन इट। अब ऑब्वियसली व्हेन द इनिशियल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, initial program was to be executed further. So obviously after the starting or initialization of that initial program, that program came into software, and after that that software of that program came to research to move further as follows. देखते हैं क्या हुआ आगे। 1836 में epigraphists began collecting inscriptions found at different temples of Hampi. अब आगे रिसर्च जब चली तो टीम तो थी ही वर्क करने के लिए। अब आप कहोगे टीम में कौन कौन थे? टीम में हर तरह का स्किल्ड पर्सन था जो रिलेटिवली जरूरी होता है इस तरह के कामों के लिए। आप कहोगे लाइक देयर वर सुटेबल इंजीनियर, लाइक देयर वर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, like there were archaeological excavatives, like there were epigraphists, painters, cave painters, हर तरह का व्यक्ति था उसमें जो समझ सके इन चीजों को। अब आप कहोगे एपिग्राफिस्ट उनको कहते हैं जो किसी भी तरह के इंस्क्रिप्शन को, चाहे वो पत्थर में इंस्क्राइब की गई चीज हो, चाहे वो मेटल में इंस्क्राइब की गई चीज हो, ठीक है, यानी कि सिंपल इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने वाली फैकल्टी होती है, यानी कि फैकल्टी और द पीपल और द स्कॉलर्स to the study of inscriptions. Yeah, the scholar who helps us to collect information on the basis of inscriptions which they study are called epigraphists. ठीक है, तो हम्पी के जो मंदिर थे, हम्पी के आसपास के जो मंदिर थे, चाहे वो कैसे भी थे, काफी थे, एंड दे वर डिफरेंट इन नेचर, दे वर डिस्टिंक्ट इन नंबर। तो उन मंदिरों में जो इंस्क्रिप्शंस मिले, उन इंस्क्रिप्शंस को एपिग्राफिस्ट्स ने स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, अब आप कहोगे रिपोर्ट तैयार की या रिपोर्ट कलेक्ट करनी स्टार्ट की? तो दोनों बात समझ लो, रिपोर्ट तैयार भी की, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मोर एंड मोर कलेक्टिंग, मतलब दे स्टार्टेड टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू द टेम्पल्स ऑफ हम्पी।
और ये शुरुआत इन्होंने की 1836। नेक्स्ट पॉइंट इज 1856। अब 10-20 साल तो भाई वो रिसर्च चली, रिसर्च चलने के बाद वो इंस्क्रिप्शन की स्टडी चल रही थी। आफ्टर दैट 20 ईयर्स हुए। आफ्टर 20 ईयर्स इन 1856 monuments started to be recorded by the photographer। तो भाई उसके बाद इन हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रूइंस के अंदर काफी रूइंस मॉन्यूमेंट्स के भी हैं। मॉन्यूमेंट्स आप समझते हैं ऐतिहासिक इमारतें उस जमाने, या फिर आप कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड हेरिटेज ऑफ दैट एम्पायर, जिसमें उसकी मॉन्यूमेंट्स आती हैं, उसकी बिल्डिंग्स आती हैं, उसकी रोड्स, आर्किटेक्चर सब आता है। तो 1856 के अंदर फोटोग्राफर्स ने उन रूइंस से उस एम्पायर की उस साइट के मैप, जिस साइट का जो मैप बताया जा रहा है, उस मैप वाले, उस साइट वाले, उस एम्पायर के जो रूइंस थे, उन रूइंस में मॉन्यूमेंट्स की जो फोटोज थी, उनको फोटोग्राफर्स ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया टू मेक देम एविडेंट एंड टू रिसर्च देम इन दैट वे। थर्ड पॉइंट, अदर सोर्सेज इन एक्शन। अब आप कहोगे सर 2 सोर्सेज तो आपने बताया, ठीक है। फर्स्ट आई थिंक इनिशियलाइजेशन, तो आप कह रहे हैं सर कि ठीक है, information was started to be collected by the priests of the Virupaksha temple and shrine of Pampa Devi. After that, epigraphics found at different temples of Hampi. And after in 1856, monuments की भी pictures record करनी start कर दी थी फोटोग्राफर। अब आप कहोगे उसके अलावा कोई और information थी सर? Travelers, literature written in Tamil, Kannada and Sanskrit। अब देखिए आपको अच्छी तरह पता है विजयनगरा इज अ साउथ इंडियन स्टेट, या वाज अ साउथ इंडियन स्टेट, या विजयनगर एम्पायर वाज अ साउथ इंडियन साइट। तो ऑब्वियसली अब आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रही होंगी जिसने हमें इस एम्पायर के बारे में समझने में आसानी दिलाई होगी। तो फर्स्टली हम जानते हैं लोकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेगेसी ऑफ द प्रीस्ट्स ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल एंड पंपा देवी। सेकंड, इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल। एंड थर्ड, मॉन्यूमेंट्स की फोटो पिक्चर, जो कि आई थिंक फोटोग्राफर्स ने अलग तरीके से उनको डिजिटलाइज करना स्टार्ट किया एज पर द फैसिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एज पर द फैसिलिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अदर सोर्सेज क्या थे भाई? उस जमाने में काफी फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए होंगे, वो आए होंगे तो उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स भी लिखे होंगे। तो दोज अकाउंट्स रिटन बाय दोज फॉरेन ट्रेवलर्स वर आल्सो in one of the major sources related to the study of Hampi और विजयनगर एम्पायर। along with that literature, साहित्य जो अलग अलग भाषा में लिखी गई। आप कहोगे मेनली सर, मेनली 3 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ साहित्य, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है विजयनगर के बारे में। उसके भी है, तो विजयनगर ऐसी साइट था कि तमिलनाडु भी उसके पास बॉर्डर पे लगता था, इधर कर्नाटका लगता था, अंडरस्टूड, और आंध्रा में वो खुद पड़ता ही था। तो ऑब्वियसली देयर वर 3 मेजर रीजनल लैंग्वेजेस इन विच द लिटरेचर इज मोर देन सफिशिएंटली एनफ टू एनक्रेव अपॉन दैट एम्पायर, क्योंकि बहुत फोक, ठीक है, आप कह सकते हैं बहुत सारी उसके अंदर स्टोरीज, बहुत सारी लोर, बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिस लिटरेचर से हमें काफी नॉलेज हम्पी की मिल जाती है। यानी कि अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स along with the literature of various kind and various types written in Telugu language, Tamil language, यानी कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड संस्कृत, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ साहित्य काफी था, इससे भी हमें काफी जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली? अबाउट विजयनगर एम्पायर, अबाउट हम्पी। नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर समाप्त किया। आफ्टर द completion of Vijayanagar Empire introduction, we completed the discovery of Hampi, यानी कि rediscovery of Vijayanagar Empire as Hampi. Now coming on to the third topic, रायाज, नायकाज and सुल्तान। इनको हम सेपरेट तरीके से पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट, फाउंडर्स ऑफ विजयनगरा, हरिहरा and Bukka, 2 brothers in 1336. Now I think coming on to excavating the geographical history of Hampi या विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहली बात, विजयनगर के जो फाउंडर्स माने जाते हैं वो 2 सगे भाई माने जाते हैं, रियल ब्रदर्स। they were 2 brothers, one was Harihara and second was Bukka, and they founded this site or this empire or this city in the year 1336. सेकंड पॉइंट, आप मुझसे पूछ सकते हैं ये बात हमें कैसे पता चलती है सर ये 2 भाइयों ने आई थिंक इसको फाउंड किया।
तो ये बात हमें पता चलती है फ्रॉम द सोर्सेज अवेलेबल ऑफ दैट टाइम। अब आप कहोगे सोर्सेज तो आपने हमें बहुत सारी बताई है, इंस्क्रिप्शंस भी सोर्सेज थे, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स भी सोर्सेज थे सर, लिटरेचर भी सोर्स बता रहे हैं, एंड लॉन्ग विद दैट आई थिंक और भी कई तरह की सोर्सेज आपने बताई, लाइक फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट। तो आप बताइए उनमें से कौन सी सोर्स ऐसी है जो हमें ये बताती है दैट टू ब्रदर्स वर द रियल फादर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। So I think in those all sources, the major source which tells us about this, that who were the founders of this empire, वो हैं epigraphic evidence, evidences related to inscriptions, the language and the material and the information and the knowledge being gained or discarded by, discarded from inscriptions। उससे हमें पता चलता है that these two brothers, लिखा होगा क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, like for example आज भी कोई मॉन्यूमेंट बनता है या कोई आप कह सकते हैं कोई पिलर बन रहा है, कोई स्टैच्यू अगर आई थिंक एट द सेंटर ऑफ सम आप कह सकते हैं कि क्वाड्रपल बनाया जा रहा है, किसी चौराहे पर कोई मूर्ति बनाई जा रही है, तो उसमें भी लिख दिया जाता है कि दिस पर्सन मेड दिस इन दिस ईयर एंड दिस। वो इंस्क्रिप्शन भले ही नहीं होता है, ठीक है ना, बट पत्थर पे आज उसको लिखते हैं ना, तो वो इसीलिए लिखते हैं छाप छोड़ने के लिए। तो आई थिंक ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो द किंग्स यूज्ड टू यूज दिस, एंड दिस प्रैक्टिस वाज बीइंग स्टार्टेड बाय, आप शायद जानते हो, सम्राट अशोका। तो एपिग्राफिक एविडेंसेस से हमें पता चला था दैट these two were the real founders of विजयनगरा। जगह जगह पे इंस्क्रिप्शंस लगे होंगे इस बात के। थर्ड पॉइंट, an empire with different kinds of people following different religious traditions and speaking different languages with a heavy diversity in every aspect। नो आई थिंक आप पूछ सकते हैं सर आप हमें ये बताइए इस एम्पायर का नेचर क्या था, इस एम्पायर के अंदर लोग किस तरह के रहते थे, इस एम्पायर के अंदर लोगों का कल्चर क्या था, एंड along with that we want to know that what was the majority who was surviving under this empire। अब देखो मेजोरिटी माइनॉरिटी का खेल तो मैं इसमें ज्यादा करना नहीं चाहूंगा, because I think as already we have talked upon that in 1336 this empire was established। तो 1336 में ये एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, तो आप समझ सकते हैं रिलीजन्स का तो ज्यादा कुछ चक्कर है नहीं, बट यस इतना जरूर था कि ऑब्वियसली इस्लाम ऑल्सो एंटर्ड इनटू आवर नेशन। हमारे देश में उस वक्त तक इस्लाम एंटर हो चुका है। अगर आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशंस याद हो तो याद करना, सूफी ट्रेडिशंस कब स्टार्ट हुए थे देश में, एंड आई थिंक इन 1336 उससे पहले पृथ्वीराज चौहान जी की डेथ हो चुकी थी, एंड आई थिंक काफी मुगल अटैक्स, मुगल्स नहीं तो काफी आप कह सकते हैं अरब अटैक्स हो चुके थे, तुर्क अटैक्स हो चुके थे, जिसकी वजह से मेनली इन साउथ केरला यानी कि आप कह सकते हैं कोरोमांडल पोस्ट, एंड आई थिंक इन नॉर्थ इंडियन भी, नॉर्थ इंडिया भी एंट्री हो चुकी थी दूसरे डिवीजन। नाउ यू विल से दैट, फिर भी समझा दीजिए, समझा देते हैं। ये एक ऐसा एम्पायर था जहां पर अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के धर्मों से जुड़े हुए लोग, अलग अलग तरह की परंपराओं को मानने वाले लोग, और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस के अंदर भी अलग अलग तरह की लोकल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग। यानी कि विजयनगर एम्पायर कहने को एक एम्पायर था, एक सिटी थी, लेकिन उस सिटी के अंदर पूरी दुनिया आपको दिख जाती, बिकॉज इट वॉज अ सिटी विद अ हैवी डाइवर्सिटी इन एवरी प्रोस्पेक्ट। हैवी डाइवर्सिटी इन एवरी प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हैवी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, हैवी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कलर, heavy diversity in terms of complexions, heavy diversity in terms of religion, heavy diversity in terms of caste, heavy diversity in terms of traditions, and heavy diversity in terms of all many other aspects जो diversity पैदा कर सकते हैं human to human। Now I think for today it is more than enough। We have studied the introduction, we have studied